हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है इंडिया के ई वीज़ा से। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि चाइना, पाकिस्तान, इन सब की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर घुमा फिरा के जो बातें हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में हो रही है और वो है सुपर पावर। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर पे क्या हो रहा है। इमरान खान की अगर हम बात कर लें तो वहाँ की जो मिलिट्री है, वैसे भी उनके पास में ज़्यादा पावर हुआ करती थी। अब फाइनली वहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरेंडर देखने को आपको मिल रहा है। सरकार नहीं गिरी है, सरकार नहीं गिरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप देखें तो घुमा फिरा के सारी कहानी जो है वो चाइना और पाकिस्तान के आसपास घूम रही है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों को समझ में आ गया है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन ई वीज़ा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ई वीज़ा के बारे में। इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि कौन कौन से ऐसे देश होंगे जिनको इंडिया ई वीज़ा प्रोवाइड करेगा, कौन से ऐसे देश होंगे जिनको इस बार बाहर रखा गया है और इन फ्यूचर भी उनको ई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, बट ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल ऑफ द डे का क्लास है, ये क्लास आपका 4:30 बजे मंडे टू फ्राइडे रहा करेगा। सैटरडे मैंने सोचा नहीं है अभी, अगर सैटरडे को कुछ ऐसा टॉपिक दिखेगा देन वी विल डिस्कस, क्योंकि सैटरडे को और संडे को दोनों दिन पे द हिंदू में इतना कुछ आता नहीं है, ठीक है, और संडे में तो ग्राउंड ज़ीरो आता है, तो उसमें कुछ ऐसा आता नहीं है, ठीक है। तो सेकेंडली ध्यान रखिएगा क्या हम बात करने वाले हैं ई वीज़ा के बारे में, कि कौन कौन से देश हैं किनको ई वीज़ा मिलेगा और किनको ई वीज़ा नहीं मिलेगा, और हमारे पेपर के अंदर जो सवाल है वो कैसा पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। सबसे पहला काम, एक बार से क्लास को लिंक को क्या करना है भैया, लाइक और शेयर करने की होती है। सेकेंडली, सुबह की क्लास में आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, कल से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आज से स्टेनो स्टार्ट हो चुका है, एसएससी जीडी और यूपीएसआई कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसको जो जो क्वेश्चंस मिलते जाएं शेयर करते जाना एक बारी से, तो देखा जाएगा। एसएससी ने तो वैसे एनालिसिस के ऊपर पाबंदी लगा के रखी है, बट यूपीएसआई वाला जो सेक्शन है वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। चलिए, सेकेंडली रेगुलर बेसिस पे आपके करंट अफेयर्स का क्लास होता है सुबह 6:45 AM शार्प। और जो बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि ठीक है करंट अफेयर्स को मिस कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि अब तो हमारा पेपर हो गया या फिर हमारा पेपर होने वाला है, बस वहीं सारी गलती हो जाती है। फिर कहते हो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में खेला हुए होता है, खेला हुए फिर हमारी लाइफ में भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑल सेट। अच्छा, पहले ये बताओ तुम में से कितने ऐसे हैं जो ई वीज़ा के बारे में सोचते हो कि जब कभी मैं यूएसए में जाके रहने लगूँगा फिर मैं भी सोचूंगा कि मुझे भी ई वीज़ा जैसा काश कुछ मिल जाता। जब मैं जाना चाहूँगा अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानियों से मिलने के लिए तो भी मैं सोचूंगा कि मुझे ई वीज़ा मिल जाए। अरे यार, दिस इज़ नॉट व्हाट ई वीज़ा इज़ ऑल अबाउट। तो आइए ज़रा यहाँ पे समझते हैं। नो इंडियन ई वीज़ा फॉर मेनलैंड चाइना एंड द रिलेटेड कंट्रीज़ लाइक हांगकांग, मकाओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत ने बोल दिया है कि जो ई वीज़ा है वो चाइनीज़ लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ में चाइना जिन एरियाज़ को अपना एरिया बताता है, अभी मत कहना कि मैम अगेन चाइना, मैं क्या करूँ, दुनिया में हर चीज़ घुमा फिरा के इनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हांगकांग और मकाओ, ये दोनों जो जगह हैं इन दोनों को भी ई वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पहले हम एक ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तब आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा। ये आर्टिकल आपको इकोनॉमिक टाइम्स में मिलेगा, आप वहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। एक्चुअली हर पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा अब तो। ऑलराइट, तो ज़रा यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअली ये ई वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। देखिए, सिंपल बात, जब हम कहते हैं ई वीज़ा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, इसका मतलब ये हुआ कि आप घर पे बैठे हुए हैं और आपको कोई इमरजेंसी है या फिर आप सेंटर पे नहीं जा सकते और आप घर पे ही बैठ के क्या करना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसे हमने क्या कह दिया कि भैया दिस इज़ द ई वीज़ा। कुछ टाइम पहले की बात है, अप्रैल 2021 में बोला गया था कि टोटल 156 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिनको इंडिया क्या प्रोवाइड करेगा, ई वीज़ा प्रोवाइड करेगा। और ये जो 156 कंट्रीज़ यहाँ पे काउंट करी गई थी, अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे टोटल कितनी कंट्रीज़ होंगी, 150 कंट्रीज़ होंगी जिनको हम ई वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि ये जो ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी डिप्लोमैट को नहीं दिया जाएगा।
डिप्लोमेट का मतलब आई होप आप समझते होंगे, जैसे कि बहुत सारी एम्बेसी होती है। एम्बेसी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इंडिया ने अपनी एक एम्बेसी जो है वो जाके इजराइल के अंदर खोली, या फिर मान लीजिए वो जाके उन्होंने यूएई के अंदर खोली। तो ये जो इंडिया का ऑफिस दूसरे देश के अंदर जाके खुला है, इसे हम एम्बेसी कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने देश के लोगों की क्या करेगा? सहायता करेगा, जो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट यहाँ से ये आया कि जो भी डिप्लोमेट है उसको यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? उसको यहाँ पर ई वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फाइन। तीसरा पॉइंट यहाँ ई वीज़ा से ये आता है कि जो ई वीज़ा है ये हर किसी को हर किसी कंडीशन में नहीं मिल जाता। ई वीज़ा जो है ये यूजुअली फॉरेनर्स को दिया जाता है। अच्छा, तुम बताओ नेपाल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? एक बार से बताना, नेपाल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फॉरेनर्स को ये ई वीज़ा जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। पहले बोला गया था कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जिनको हम ई वीज़ा ज़रूर से देंगे। तो ये जो ज़रूर से देने वाली बात है ये हमारे देश ने शुरू करी है। कौन से देशों के साथ में? सबसे पहला जो नाम है ज़रूर से वाले देशों में वो है वियतनाम का। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं वियतनाम के साथ। और जो दूसरी कंट्री है ज़रूर से वाली, उसमें वो दूसरी कंट्री आती है, देख के थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है बट जी हाँ, सेकेंड कंट्री जो है दैट इज़ ताइवान। आपको पता है कि यूएसए को तो ई वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, एनी हाउ, मतलब उनको तो मिलना ही मिलना है। बट ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में ई वीज़ा का जो प्रोविज़न है वो इंडिया पहली बार स्टार्ट करने वाला है। अब ये तो बातें हो गई कि नई शुरुआत किसके साथ में हो रही है, लेकिन ये जो ई वीज़ा है ये टोटल 5 सेक्टर में दिया जाता है। पॉइंट्स कॉपी करते चलना। आंसर राइटिंग में यही पॉइंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना आंसर स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये जो ई वीज़ा दिया जाता है ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है टूरिज़्म। यानी कि अगर कोई टूरिस्ट है जो इंडिया के अंदर आना चाहता है उसको ये ई वीज़ा मिल जाएगा घर बैठे बैठे। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसको भी यहाँ पे क्या मिलेगा? ई वीज़ा मिलेगा। मान लो कि बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर कोई बंदा आना चाहता है तो उसको भी ई वीज़ा मिलेगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मेडिकल सर्विसेज इंडिया से चाहता है तो उसको भी ई वीज़ा मिलेगा। कोई ऐसा पर्सन है जो किसी दूसरे व्यक्ति को मेडिकल सपोर्ट या मेडिकल असिस्टेंट देने के लिए आ रहा है तो उसको भी ये जो वीज़ा है ये प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लास्ट की बात करें तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो सपोज़ करो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही में कोई एक ऐसी कंट्री है जिसने गोल्डन वीज़ा इंडिया के बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड किया है। आपको बताना है कि ये गोल्डन वीज़ा जो है ये कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि किसी भी पर्सन को अगर ये गोल्डन वीज़ा मिलता है तो डेफिनेट सी बात है कि वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ई वीज़ा जारी किया जाता है। बट इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा अलग हटके है। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ई वीज़ा तो दिया जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर टूरिज़्म वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर ई वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाता। और यही तुम्हारे लिए की पॉइंट है। प्रीलिम्स में या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा लाइक एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एनी एग्जामिनेशन, वहाँ पे वो तुमसे सीधे सीधे पूछ लेगा, ये बताना टूरिज़्म के सेक्टर में ई वीज़ा जो है वो इंडिया जारी करता है? नहीं, अभी तक ऐसा इंडिया ने नहीं किया है। इन फ्यूचर होगा तब का तब देखेंगे, बट अभी ऐसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, अब तुमसे पूछ लिया जाए भैया ये बताओ ई वीज़ा जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तुम कहोगे अरे हवाई जहाज़ से ही तो जाना है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देगी। गलत हो जाओगे, बिल्कुल गलत हो जाओगे। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ई वीज़ा कौन प्रोवाइड करता है तो ई वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि अमित शाह जी का अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक, अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट यहाँ से कहता है कि ये जो ई वीज़ा प्रोवाइड किए जाते हैं क्या ये पाकिस्तानियों को अवेलेबल है? यही तो सारा खेल है। पाकिस्तानियों को ई वीज़ा नहीं मिलता इसमें से किसी भी कैटेगरी में, एनी कैटेगरी, ठीक है, किसी भी पाकिस्तानी को ई वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, यहाँ पे इनके पास में राइट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको क्या क्या बातें समझ में आ गई, एक बार से रिकॉल करते हुए चलना। सबसे पहला पॉइंट, अप्रैल 2021 में बोला गया था कितने देशों को? 156।
दूसरा, अभी बोला जा रहा है टोटल कितने देशों को, 150। इसमें से बाहर किसको रखा गया है, चाइना को बाहर रखा गया है, हांगकांग को बाहर रखा गया है और साथ में मकाऊ को भी बाहर रखा गया है। अभी बता रहे हैं और भी कोई कंट्री है जिसको बाहर रखा है, अभी बताएंगे। उसको सुनने के बाद में तुमको झटका लगेगा, लेकिन यार एक बार सेशन को शेयर वेयर नहीं करते हो तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करके एक एक आर्टिकल का इतनी कायदे से एनालिसिस कराओ और उसके बाद भी अगर तुम शेयर ना करो तो मज़ा नहीं आता ना। थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करिए और लाइक वाइक करते रहा करो। अगला, किसी भी डिप्लोमेट को ये ई वीज़ा नहीं मिलता। अगला पॉइंट, ये ई वीज़ा सिर्फ फॉरेनर्स को प्रोवाइड किया जाता है। मेहरबानी करके नेपालियों को फॉरेनर्स मत बोल दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बॉर्डर है दैट इज़ अ पोरस बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, पोरस बॉर्डर का मतलब कि लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल अगर ज़्यादा महंगा हो जाए तो नेपाल चले जाना। अगला सुनिएगा, टूरिज़्म के सेक्टर में इंडिया जो है वो ई वीज़ा रिलीज़ नहीं करता। नए देशों के साथ में जो ये अपनी दोस्ती बढ़ाने जा रहा है वो कौन से हैं, वो हो जाएंगे वियतनाम और ताइवान। और पाकिस्तान को इंडिया जो है वो ई वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता है। कौन कौन से फील्ड में आता है ई वीज़ा, टोटल 5 फील्ड में ई वीज़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया जाता है। तो कुछ अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल कलरफुल, बिल्कुल ढिंचक पूजा टाइप्स का लग रहा है। चलो भाई, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल में बोला गया है चाइना, हांगकांग, मकाओ, इन लोगों को ई वीज़ा नहीं मिलेगा। हमें पहले से पता था, कुछ नया थोड़ी ना हुआ है। चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस इतने अच्छे वाले हैं, इतने क्यूटी पाए हैं, इतने अच्छे से दोस्त यहाँ पर हैं कि यार इनको ई वीज़ा की ज़रूरत है नहीं, है ना। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बोला जा रहा है टूरिस्ट फ्रॉम कनाडा, ध्यान दीजिएगा, यूके, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया टू हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ई वीज़ा। मैंने अभी आपको बताया कि जो टूरिज़्म का सेक्टर है वहाँ पे इंडिया जो है वो ई वीज़ा को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अभी कब से, ये भी आपको बता दें, मंडे से जब इंडिया यहाँ पर अपना ई वीज़ा का नया प्रोविज़न स्टार्ट करेगा तो इंडिया ने साफ कह दिया है कि ये कुछ देश हैं, कायदे से देखना ज़रा क्या होगा हम लोग के क्यूटी पाई नंबर 2 का बोरिस जॉनसन। इंडिया ने साफ बोल दिया है यूके, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यहाँ से जितने भी टूरिस्ट भारत के अंदर आना चाहते हैं हम उनको क्या नहीं देंगे, ई वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक हो गया। सेकेंड पॉइंट, इंडिया ने बोला कि मंडे से टोटल यहाँ पे 150 देशों को हम ई वीज़ा देंगे, लेकिन इसमें से 2 देश ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रिय दोस्त हैं। और वो जो बहुत ही ज़्यादा प्रिय दोस्त हैं, आई होप कि आप देख के समझ गए होंगे। दिस इज सिंगापुर एंड दिस इज़ USA। दैट मीन्स कि अभी तक का जो हमारा प्रोविज़न था अप्रैल 2021 का, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस लागू किए जाएंगे मंडे से, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि टोटल 150 कंट्रीज़ वो प्लस 2 स्पेशल कंट्रीज़, कौन सी, सिंगापुर एंड कौन सी, USA। तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि टूरिज़्म में अभी तक तो हम यहाँ पे वीज़ा नहीं देते थे, ई वीज़ा नहीं देते थे, बट मंडे से ई वीज़ा तो मिलेगा लेकिन इन देशों को नहीं मिलेगा। अब तुम कहोगे मैम इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, इतना क्यूट सा तो हम लोग का बोरिस जॉनसन था, लेकिन फिर भी अब इनको ई वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि गौर से देखिए, ये वही देश है जिसने बोला था कि अगर तुमने कोविड शील्ड लगवाई है तो भी तुमको यूके के अंदर अगर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ले लिया हमने बदला, ठीक है, बदला हमने ले लिया। दूसरा, ईरान बहुत ज़्यादा कूद रहा था, क्यों, चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया ना। यही वही है जो बोले थे चाबहार पोर्ट से अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी बदला हो गया। मलेशिया, ओहो, द ग्रेट सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ तो वैसे भी कोई रिश्ते नाते हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इंडोनेशिया, ये थोड़ा सा शॉकिंग था कि इंडोनेशिया को और सऊदी अरेबिया को इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर रख दिया, बट इन्होंने साफ बोला है कि ये 2 ऐसे देश हैं जो हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं करते, जिसके चलते हम इनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, अब देखो इस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो टोटल इतनी कंट्रीज़ हो सकती थी जिनको हम ई वीज़ा प्रोवाइड करते, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं
वो चेंज करनी पड़ती हैं। चाइना के बारे में हम यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं आपको चाइना के बारे में सारे क्लॉजेस बता चुकी हूँ, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे इनकी 3-4 दिनों की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके बारे में हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ई वीज़ा का प्रोविज़न है इसके अंदर पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करते हैं हम। साथ में आप देख सकते हो कि अफ़गानिस्तान जो है इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, चाइना तो वैसे भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए। अच्छा, अब लिखा हुआ है नई शुरुआत, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर हम यार ये मिनिस्ट्री याद रखना, पेपर में तुमसे मिनिस्ट्री छपेगी, सच बता रहे हैं, तुमसे ये मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर हमेशा आपको सवाल वहाँ पे बनाएगा जहाँ उसे पता होता है कि तुम गलती करोगे। तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि भैया एयरपोर्ट से ही तो जाना है, बता रहे हैं एयरपोर्ट नहीं होता है बल्कि सी पोर्ट्स भी होते हैं, अभी बताते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने तो सारी बातें बोल दी, ठीक है। अब देखो क्या है, नए वाले जो रिश्ते नाते हैं वो भी बता दिए, लेकिन ज़रा यहाँ पे ये सुनिएगा, फ्रेश वीज़ा फॉर द सिंगल एंट्री टू बी यूटिलाइज्ड विद इन द 120 डेज ऑफ द इंश्योरेंस। यानी कि अगर मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ पे ई वीज़ा दे दिया गया है, तो भैया इतने दिन के अंदर उसका इस्तेमाल करने की भी होती है, वरना एक्सपायरी डेट भी है इसकी, ठीक है। सेकेंडली, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एयरपोर्ट से जाके ई वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो, नो। हमारे देश के अंदर टोटल 28 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और टोटल 5 सी पोर्ट्स हैं जहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आपको पता है, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें तो सिर्फ यूपी के अंदर ही 5 मेजर आपको एयरपोर्ट्स मिलते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं, 28 हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दिल्ली तो ऑब्वियसली बात है हो गई होगा, और बेंगलुरु वाला जो है केम्पागोड़ा वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से याद रखने हैं। अच्छा, अब देखो यूके की अगर हम बात करें या यूएसए की बात करो, जर्मनी की बात करो, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ में इंडिया ने अपना क्या किया था, एक एयर बबल भी तैयार किया था। एयर बबल याद है ना, अरे वही वाला एयर बबल जिसके अंदर क्या किया गया था, पूरी क्रिकेट टीम को रखे थे, लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ था, वहाँ पे कोरोना हो गया था, कुछ याद आया। तो ये एयर बबल का मतलब क्या होता है, वो था बायो बबल, ये क्या है, एयर बबल। यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो एक जगह से चलेंगी और दूसरे वाले डेस्टिनेशन पे ही रुकेगी, बाकी बीच में कहीं पर भी वो फ्लाइट नहीं रुकेगी। तो इन देशों के साथ में ये सारी चीज़ें हुई तो थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ई वीज़ा तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई कुछ ऐसे देश होंगे जिनके साथ में ई वीज़ा को शेयर करने वाले हैं नहीं। तो दीज आर द थिंग्स। नंबर ऑफ़ डेज़ याद रखिएगा, नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर सवाल बन जाएगा, मिनिस्ट्री के ऊपर आपसे क्वेश्चन बनेगा, और बाकी 7-8 पॉइंट जो बताए हैं वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिकल क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हमारे यहाँ पे ई वीज़ा दिया जाता है, और मंडे से क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया हो तो एक बार इसे लाइक और शेयर कर देना, और यार बताया करो कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम अच्छा लगा, मज़ा आया, मैम ये भी ऐड कर लो, इसमें वो भी ऐड कर लो। आप ऐसे अपने सजेशंस दे सकते हो, बट जेन्युइन बात लिखा करो, ठीक है ना। मतलब आप जानते हो कि कमेंट तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं जब भी समय मिलता है, तो प्लीज़ राइट द जेन्युइन थिंग्स, ओके। इसके अलावा आपका पेड बैच डेली करंट अफेयर्स पता ही है यार, 6:45 AM शार्प। इसके अलावा जो आपका पेड बैच है, ध्यान रखिएगा कि 15 तारीख से आपका हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। जीएस के पार्ट पे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। सेकेंडली, ये जो बैच है एक्चुअल में 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें जो क्लासेस हैं वो हम 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो स्टिल यू हैव द टाइम, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। इसके साथ में जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, चाहे 1 साल या 2 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको जो कोड लगाना है वो कोड रहेगा कृति10। मैम कैसे ज्वाइन करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाइए, वहाँ पे जाके सफलता बैच आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने पूरा प्रोसेस आएगा, गो अहेड, और यहाँ पे जब आप इन अमाउंट के ऊपर ये कोड लगाओगे 10% कम होगा, और जब आप स्पेशल क्लास के कॉइन्स लगाओगे तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट सुनिएगा, हर संडे को आपका कॉम्बैक्ट होता है, डोंट मिस इट। रेज योर हैंड का ऑप्शन भी आपको मिलता है, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपको मिलता है ऑन द ऐप। तो इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।